हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। मतलब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जीसी के लिए कैसे एलिजिबल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी जो है देख ली थी। यहाँ पर हमारी हाउ वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी, ये बेसिकली दो वीडियोस हम लोगों ने देखी थी कि मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जावा में हम किस तरीके से गार्बेज कलेक्शन के लिए उसको एलिजिबल करवा सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो ये आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन अब क्या होता है हम लोग ये समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन क्या होता है हम लोग वो समझने वाले हैं आज। और ये गार्बेज कलेक्टर की हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है और अभी तक हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं। आई होप गार्बेज कलेक्टर की सीरीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखो, आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ होती है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज हमें कोई प्रोग्राम बना रहा है। लेट सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है टेस्ट, एक क्लास है टेस्ट, और यहाँ पर हमने उसका एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया है टेस्ट ऑफ आई टाइप का। अब देखो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल की हमको एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए इस केस में कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सेपरेट कॉपी फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो मतलब इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज सेपरेट कॉपी फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। मतलब इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल की एक एक कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट को मिलेगी, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और वहीं पर ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टी होती है, स्टैटिक वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी है। स्टैटिक वेरिएबल की ये प्रॉपर्टी होती है कि देयर इज ओनली अ सिंगल कॉपी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल में ये होता है कि उसकी एक सिंगल कॉपी बनती है, सारे वेरिएबल उसको आपस में शेयर करते हैं। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि एक मल्टीपल कॉपीज बनती है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक कॉपी होती है इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास जो है मेन मेथड है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, टेस्ट t1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। तो अब मेमोरी में क्या होगा, हमें पता है कि एक सबसे पहले तो क्या होगा, एक आई नाम का वेरिएबल, एक आई नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एक आई नाम का ऑब्जेक्ट बन गया ये। ठीक है, ये एक आई नाम का ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में। ठीक है, और T1 ये बेसिकली T1 के लिए है, क्योंकि हमने क्या बोला था, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सबको एक एक कॉपी नॉन स्टैटिक वेरिएबल की मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है यहाँ पर। ठीक है, अब लेट सपोज हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाया, टेस्ट T2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक आई का ऑब्जेक्ट और बनेगा और वो किसके लिए होगा, T2 के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे T3, टेस्ट T3 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर आई का एक और ऑब्जेक्ट बनेगा और वो किसके लिए होगा, T3 के लिए होगा। ठीक है, और ये बेसिकली हमारी क्या है, मेमोरी है। तो अब देखो हमने क्या कहा, अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था कि T1 इस आई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या है, T1। इस आई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या है, T2। इस आई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या है, T3। ठीक है, मतलब इन सारे ऑब्जेक्ट्स के पास एक एक अपना अपना एक रेफरेंस वेरिएबल है। लेकिन अब हमने क्या कहा कि जो T1 ऑब्जेक्ट का आई है, मतलब T1 ऑब्जेक्ट का आई मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, T2 के आई को। ठीक है, T1 का आई जो है किसको पॉइंट करेगा, T2 को। ठीक है, T1 का जो आई है वो किसको पॉइंट करेगा, T2 को। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई लिखा है T1 का आई जो है किसको पॉइंट करेगा, T2 को। ठीक है, तो ये जो T1 का आई है ये किसको पॉइंट करने लग गया, T2 को, मतलब उसका ये रेफरेंस टूट गया। उसके बाद हमने बोला
कि जो T2 का आई है, मतलब T2 का आई मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, T3 को। तो ये किसको पॉइंट करने लग गया, T3 को, मतलब इसका रेफरेंस वेरिएबल ये टूट गया। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा, अभी रेफरेंस वेरिएबल नहीं टूटेगा, देखो फिर से समझते हैं एक बार। क्या हुआ, हमने बोला T1 का जो आई है वो पॉइंट करेगा T2 को। ठीक है, तो T1 का आई क्या है, ये, और T1 का जो आई ऑब्जेक्ट है, ये आई ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा T2 को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला कि जो T2 का आई है, T2 ऑब्जेक्ट का ये जो आई वेरिएबल है, ये पॉइंट करेगा T3 को। ठीक है, T3 को। उसके बाद हमने बोला कि जो T3 का आई है वो पॉइंट करेगा T1 को। ठीक है, तो जो T3 का आई है वो पॉइंट करेगा किसको, T1 को। ठीक है, अब लेट सपोज इस समय गार्बेज कलेक्टर आता है, अगर इस समय अगर गार्बेज कलेक्टर आता है इस सिचुएशन में, तो एज ऑफ नाउ कितने ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं गार्बेज कलेक्टर के लिए। हमें पता है कि गार्बेज कलेक्टर के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एलिजिबल करवाना है गार्बेज कलेक्टर के लिए, तो ऑब्जेक्ट नीड्स टू पॉइंट नल, गार्बेज कलेक्टर कंडीशन। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें एलिजिबल करवाना हो गार्बेज कलेक्टर के लिए, तो वो सबसे पहले तो नल को पॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नल को पॉइंट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई, तो एज ऑफ नाउ अगर पूछा जाए तो एज ऑफ नाउ नो ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि भैया T1 जो है अब नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर कह दिया T1 जो है नल को पॉइंट कर रहा है, तो T1 का ये रेफरेंस कट जाएगा और ये पॉइंट करने लग जाएगा नल को। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अगर मान लो इस समय गार्बेज कलेक्टर आता है, तो इस समय वो देखेगा क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो देखेगा हाँ T1 एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये T1 एक ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, तो इस रेफरेंस वेरिएबल को वो उड़ा देगा। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर आएगा, इस रेफरेंस वेरिएबल को उड़ा देगा, तो ये रेफरेंस वेरिएबल तुम्हारा उड़ जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं एज ऑफ नाउ वन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, तो अब लेट सपोज यहां पर हमने कर दिया T2 इक्वल्स टू नल। अब T2 का रेफरेंस वेरिएबल हमने ये काट दिया और ये पॉइंट कर रहा है नल को। ठीक है, तो इस समय गार्बेज कलेक्टर आएगा लेट सपोज, तो इस समय क्या देखेगा, वो कितने ऑब्जेक्ट एलिजिबल हैं गार्बेज कलेक्टर के लिए। वो देखेगा एक हमारा T1 ऑब्जेक्ट था जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, और एक हमारा T2 ऑब्जेक्ट है वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो इन दो वेरिएबल्स को उड़ा देगा, मेमोरी से डीएलोकेट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि एज ऑफ नाउ टू ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, अब हमने उसके बाद एक चीज और कही, हमने बोला T3 इक्वल्स टू नल। तो अब T3 का हमने ये रेफरेंस यहाँ से पॉइंटर उड़ा दिया और उसको नल को पॉइंट करा दिया। तो लेट सपोज अब इस समय गार्बेज कलेक्टर आता है, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि भाई टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नल को पॉइंट कर रहा है। एक T1, चलो इसको उड़ाओ, एक T2 इसको भी उड़ाओ, एक T3 इसको भी उड़ाओ। तो तुम्हारे 3 वेरिएबल्स जो हैं टोटल एलिजिबल होगा जीसी के लिए। तो हम कह सकते हैं एज ऑफ नाउ 3 ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, अब लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहां पर भले ही T1 जो है आई को पॉइंट नहीं कर रहा है अपने आई को, T2 भले ही अपने आई को पॉइंट नहीं कर रहा है, नल को पॉइंट करने लग गया, T3 भले ही अपने आई को पॉइंट नहीं कर रहा है, नल को पॉइंट करने लग गया। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये जो सारे के सारे आई हैं ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, है ना। ये वाला आई ये देखो इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला आई इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब पहला आई दूसरे को पॉइंट कर रहा है, दूसरा आई तीसरे को पॉइंट कर रहा है, और तीसरा आई पहले को पॉइंट कर रहा है। तो इस हिसाब से तो ये ऑब्जेक्ट्स जीसी के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वही यहाँ पर लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट हैव एनी रेफरेंस देन इट इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर जीसी। तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट का पास कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब ये जो एक आई ऑब्जेक्ट है इसके पास एक रेफरेंस था T1, लेकिन अब वो रेफरेंस नहीं है, वो रेफरेंस अब नल को पॉइंट कर रहा है, ये रेफरेंस अब नहीं है। पहले वाले आई के पास एक रेफरेंस था इसका, ये रेफरेंस था, ठीक है, लेकिन अब वो रेफरेंस को उड़ा दिया गया और वो रेफरेंस को नल को पॉइंट करा दिया, तो मतलब इस आई के पास अब अपना कोई भी रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो गया जीसी के लिए। इसी प्रकार से सारे ऑब्जेक्ट्स ने तुम्हारे जीसी के लिए एलिजिबल हो गए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इवन द ऑब्जेक्ट हैविंग रेफरेंस स्टिल इट इज एलिजिबल फॉर जीसी समटाइम्स। अब यहाँ पर आती है तुम्हारी सेकंड बात, भले ही देखो ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, पहला वाला आई दूसरे को, दूसरा वाला आई तीसरे को, लेकिन ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, इनका अपना पर्सनल एक रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। मतलब समझ रहे, होता क्या है कि लेट सपोज एक T1 नाम का ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू है 10, एक T2 नाम का ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू है 20, एक T3 नाम का ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू है 30। तुमने बोला क्या इस समय ये ऑब्जेक्ट जीसी के लिए एलिजिबल हैं? तुमने बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 के पास एक अपना रेफरेंस वेरिएबल है, 20 के पास एक अपना रेफरेंस वेरिएबल है, 30 के पास भी अपना रेफरेंस वेरिएबल है। अब तुमने इसका रेफरेंस वेरिएबल काट के नल को पॉइंट करा दिया, ठीक है। सिमिलरली इसका भी रेफरेंस वेरिएबल काट के नल को पॉइंट करा दिया, सिमिलरली इसका भी रेफरेंस वेरिएबल काट के नल को पॉइंट करा दिया, ठीक है। और तुमने क्या करा, 10 को पॉइंट करा दिया 20 से, 20 को पॉइंट करा दिया 30 से, और 30 को पॉइंट करा दिया 10 से। किस तरीके से पॉइंट कराया? 10 का जो ऑब्जेक्ट होगा, लेट सपोज ये तुम्हारा ए ऑब्जेक्ट है, ए, ठीक है, 10 का ए पॉइंट करेगा, 10 का ए तुम्हारा पॉइंट करेगा किसको, यहां पर कैसे कर रहे थे, T1 का, सॉरी हाँ, तो ये तुम्हारा T1 का ए पॉइंट करेगा T2 को, मतलब ये वाला जो ए है, ये देखो फिर से एक बार दिखाते हैं। तो तुमने बोला कि जो T1 का है पॉइंट करेगा T2 को, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली T1 ऑब्जेक्ट था, T2 T3, और ये इनके अपने ए वेरिएबल्स हैं। उसके बाद तुमने बोला T2 का ए पॉइंट करेगा T3 को, तो T2 का ए पॉइंट करेगा T3 को। फिर तुमने बोला T3 का ए पॉइंट करेगा T1 को, तो T3 का ए पॉइंट कर रहा है T1 को। लेकिन क्या इस समय गार्बेज कलेक्टर के लिए कोई ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं? हाँ, 3 ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं। कैसे? इन सारे ऑब्जेक्ट्स के पास अपना खुद का रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। जैसे लेट सपोज ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इनके पास क्या अपना कोई रेफरेंस वेरिएबल है? नहीं है। वो अपना रेफरेंस वेरिएबल कब होगा? जब ये T1 नल को पॉइंट नहीं करेगा और इसी को पॉइंट करेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, T1 पॉइंट कर रहा है नल को। इसी तरीके से T2 अगर अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, T2 रेफरेंस वेरिएबल जो है अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो T2 तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल है वो जीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। तो कहने की बात ये, भले ही ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पॉइंट करें, ठीक है, उस केस में ये जीसी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर इनके पास अपना एक पर्सनल रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब इस तरीके से रेफरेंस वेरिएबल है अगर, तो उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट जीसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन। आई होप ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे मेथड रिक्वेस्टिंग जेवीएम टू रन जीसी, मतलब वो कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो जेवीएम को रिक्वेस्ट करते हैं गार्बेज कलेक्टर रन करवाने के लिए। आई होप अभी तक की गार्बेज कलेक्टर की जो हमने 4 वीडियोस देखी वो समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी वीडियो समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।